हेलो दोस्तों, आपका एवी कोचिंग चैनल में स्वागत है। और टाइम ना वेस्ट करते हुए आज मैं आप सभी को मैथ पेडागोजी के कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा, प्रैक्टिस कराऊंगा। तो चलते हैं सबसे पहले अपने क्वेश्चन की ओर। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पोल्या के समस्या समाधान मॉडल के अनुसार सही क्रम है। मतलब इसमें पहले तो हम ये बता चुके हैं पोल्या मॉडल होता क्या है, उसके कितने चरण हैं। 4 चरण होते हैं। और लाइन से भी मैंने बताया था कि लाइन से क्या क्या होता है। अगर याद होगा आपको तो आप ये क्वेश्चन कर लेंगे, और अगर नहीं याद है तो कोई बात नहीं, मैं आपको बताता हूँ कि इसमें सही क्रम क्या है। तो चलते हैं सबसे पहले हमारे ऑप्शन की ओर। पहला ऑप्शन है हमारा, समस्या को समझना, योजना तैयार करना, पुनः जांचना, योजना को कार्यान्वित करना। ऑप्शन बी है समस्या को समझना, योजना तैयार करना, योजना को कार्यान्वित करना। तीसरा ऑप्शन है योजना तैयार करना, समस्या को समझना, योजना को कार्यान्वित करना, पुनः जांचना। ऑप्शन डी है योजना तैयार करना, समस्या को समझना, पुनः जांचना, योजना को कार्यान्वित करना। इसका हमें इन चारों ऑप्शन में से करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन बी, जो सबसे पहले समस्या को समझना होता है, फिर उसका योजना की तैयारी करनी होती है, फिर योजना को कार्यान्वित करना होता है। ठीक है, ये हमारा राइट ऑप्शन है। ठीक है, जिसको हिंदी में अगर समझ में आ रहा है तो वो हिंदी में समझे, और जिसको इंग्लिश में अगर हैबिट है पढ़ने की तो वो इंग्लिश में अपना रीड करें। दोनों ही लैंग्वेज में दिया गया है क्वेश्चन। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गणित में अवधारणाओं की प्रकृति के संदर्भ में सत्य नहीं है। चलते हैं सबसे पहले वो ऑप्शन की ओर। पहला ऑप्शन है अमूर्त प्रकृति, बी है श्रेणीबद्ध प्रकृति, सी है तर्कसंगत प्रकृति, चौथा है मूर्त प्रकृति। तो इसमें हमारा ये पूछ रहा है कि अवधारणा की प्रकृति के संदर्भ में सत्य नहीं है। इन चारों चरण में से, इन चारों ऑप्शन में से कौन सत्य नहीं है। ऑप्शन डी हमारा रॉन्ग है, मूर्त प्रकृति। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, जिसमें लिखा है संख्याओं का स्थानीय मान पढ़ाने के बाद शिक्षक ने निम्न प्रश्न हल करने के लिए दिया। मान लीजिए आप 2 अंक 3 और 5 लेते हैं। इन दोनों अंकों का प्रयोग समान बार करते हुए 4 अंकों वाली संख्याएं बनाइए। क्या आपका उत्तर अनन्य है। उपर्युक्त संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा सही है। तो हम चलते हैं पहले ऑप्शन की ओर। पहला ऑप्शन है यह एक खुले सिरे वाला प्रश्न है और छात्रों को आपस में एक दूसरे के उत्तरों का विश्लेषण और आलोचना करने का अवसर प्रदान करता है। ऑप्शन बी है यह एक बंद सिरे वाले प्रश्न का उदाहरण है। ऑप्शन सी है गणित में अनेक उत्तर वाले प्रश्नों को हतोत्साहित करना चाहिए। ऑप्शन डी है यह एक संदर्भात्मक प्रश्न का उदाहरण है। तो मैंने जैसा कि क्वेश्चन बोला है कि पेडागोजी के क्वेश्चन जो होते हैं, क्वेश्चन में जो 4 ऑप्शन होते हैं उसमें से आपको 3 ऑप्शन तो आपको गलत मिलेंगे और एक ही ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। अगर आप लोगों का कमेंट आता है कि क्या पॉइंट रहेगा, कि किस पॉइंट को, किस शब्द को देख करके आप पकड़ लें कि कौन सा क्वेश्चन रॉन्ग है, कौन सा आंसर हमारा सही है। तो जैसा कि हमारा कमेंट रहेगा या फिर आप लोगों का कहना रहेगा, तो उस पर मैं एक वीडियो बना दूंगा जिससे कि आप उस एग्जैक्ट वर्ड को पढ़ करके ही आप समझ जाएंगे कि ये क्वेश्चन का आंसर जो है वो रॉन्ग है कि राइट है। ठीक है, तो इसका देखिए, सबसे पहले तो हमारा पहला ऑप्शन था यह एक खुले सिरे वाला प्रश्न हो। इसमें देखिए जैसा क्वेश्चन है उसी प्रकार से हमें इसमें आंसर भी देना है। खुले सिरे वाला वो क्वेश्चन होता है जब बच्चा जो है कई तरीक़ों से सोचता है, और बंद सिरे उसको कहते हैं जब बच्चा सिर्फ एक ही डायरेक्शन से सोचता है और उसका डायरेक्शन नहीं होता है, उसको बंद सिरा कहते हैं। तो खुला सिरा और जो पूछ रही है मैडम
जो शिक्षक जो है क्वेश्चन पूछ रहा है वो खुले सिरे वाला प्रश्न है, इसलिए हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। और बी हमारा क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें लिखा है बंद सिरे वाला क्वेश्चन नहीं पूछ रही है, खुले सिरे वाला पूछ रही है। और सी में है अनेक प्रश्नों को हतोत्साहित बच्चों को नहीं करते हैं, पहली बात तो ये हमारा रॉन्ग वर्ड है। और ऑप्शन डी है संदर्भात्मक प्रश्न का उदाहरण है, संदर्भात्मक नहीं है, ये एक नंबर्स कैलकुलेशन नंबर्स के उदाहरण है, संदर्भात्मक के नहीं है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फोर्थ क्वेश्चन। कक्षा 1 की गणित की अध्यापिका श्रुति सोनाली, जिसका नाम है श्रुति सोनाली, ने अपने अधिगमकर्ताओं को निम्नलिखित क्रियाकलाप दिए हैं। क्या क्या ऑप्शन है देख लेते हैं। भिन्न आकार और रंगों वाले, सीपियाँ, कंकड़ पत्थर और टोकन जो प्रतीक है को वर्गीकृत करना। ऑप्शन बी है भिन्न छड़ियों को उनकी लंबाई के अनुसार एक बंडल में व्यवस्थित करना। ऑप्शन थर्ड है लकड़ियाँ, पंखों, पत्तियों को अपने आसपास के परिवेश से एकत्रित करना और उनको समूहों में बांधना। ये ऑप्शन नहीं है, ये क्रियाकलाप किए हैं। तो ऑप्शन मतलब कि फोर्थ पॉइंट है मोतियों को धागे में पिरोकर गणना के लिए माला बनाना। ये देखिए ये ऑप्शन नहीं था, ये हमारा क्रियाकलाप जो शिक्षक है, क्या नाम है उसका, श्रुति सोनाली है जो अध्यापिका है, अपने अधिगमकर्ताओं को निम्नलिखित क्रियाकलाप दिए। ये क्रियाकलाप है कि अलग अलग टाइप के क्रियाकलाप करवाना चाहती है। क्रियाकलाप अच्छा हम करते क्यों हैं, इसलिए करते हैं कि बच्चों में रुचि बनी रहे और वो अच्छे से समझ सकें। ठीक है, तो इसका इस प्रकार के क्रियाकलाप उन्होंने अधिगमकर्ताओं को दिए। फिर उसके बाद ऑप्शन अब देख लेते हैं कि ऑप्शन इसमें कौन सा करेक्ट है। ऑप्शन ए है प्राथमिक कक्षाओं में फुर्सत मौज मस्ती के लिए किए जाते हैं। नेगेटिव पॉइंट है, मौज मस्ती फुर्सत, इतना फुर्सत नहीं है किसी के पास, या मौज मस्ती करने के लिए नहीं जाता है कोई शिक्षक। ऑप्शन बी है समय नष्ट करते हैं क्योंकि शिक्षक को पाठ्य पुस्तक में दिए गए प्रश्नों को हल करने पर बल देना चाहिए। समय नष्ट करते हैं, ये देखिए ये भी रॉन्ग वर्ड है। समय नष्ट इससे नहीं होता है, इससे बच्चों का ही लाभ होता है, अच्छे से बच्चों को समझ में आता है। ऑप्शन सी है केवल पूर्व प्राथमिक कक्षा में किए जाते हैं और कक्षा 1 के लिए असंगत है, रॉन्ग वर्ड है। कक्षा 1 के लिए भी, वो भी छोटे बच्चे होते हैं और छोटे बच्चों के लिए क्रियाकलाप करना अच्छा माना जाता है। क्रिएटिविटी बच्चों में होनी चाहिए, उनसे करवानी चाहिए। और लास्ट ऑप्शन अब देख लेते हैं। अंकगणित में महत्वपूर्ण अवधारणाओं जैसे संख्या गणना का परिचय देने के लिए बच्चों को तत्परता के आकलन में सहायक है। इसमें देखिए करेक्ट वर्ड है, बच्चों के लिए क्या होता है, तत्परता के आकलन के लिए सहायक होता है ये क्रियाकलाप। ठीक है, इसलिए हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फिफ्थ। इसमें लिखा है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्न में से कौन सी प्रक्रियाएं बच्चे के चिंतन के गणितीकरण की सूचक है। चलते हैं फर्स्ट ऑप्शन की ओर। गणितीय संप्रेषण केवल सूत्र के द्वारा करना। ऑप्शन बी है प्रश्न को हल करने के लिए मानक क्रियाविधि का प्रयोग और उत्तरों की जांच उत्तर की कुंजी से करना। ऑप्शन सी है आसपास को भिन्न भिन्न वस्तुओं के भार का अनुमान लगाना और उत्तरों को सहपाठियों तथा शिक्षकों के साथ विचार विमर्श करना। ऑप्शन डी है शिक्षक द्वारा किए गए सुनिश्चित निर्देशों के अनुसार योग पर क्रियाकलाप करना। इसमें पहली बात तो क्वेश्चन पूछ रहा था कि एनसीएफ 2005 के अनुसार क्या है कि बच्चों के चिंतन को गणितीय सूचक में रखते हैं। गणितीय सूचक में किसको रखते हैं, जैसे इसमें पहला ऑप्शन था गणितीय संप्रेषण केवल सूत्र के द्वारा करना, केवल सूत्र के द्वारा नहीं करना है। जो केवल वर्ड आ जाएगा वो तो सरासर एकदम गलत रहेगा, केवल क्वेश्चन ऑप्शन में नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद सेकंड ऑप्शन है, उसमें दिया है कि प्रश्न को हल करने के लिए मानक क्रियाविधि का प्रयोग और उत्तरों की जांच उत्तर कुंजी से करना। उत्तर कुंजी से उत्तर की जांच करना सही भी है और एक प्रकार से गलत भी है। इससे नेगेटिव भी है, पॉजिटिव भी होता है। इसमें पॉजिटिव पॉइंट ये होता है कि जब क्वेश्चन के साथ ऑप्शन दिए हैं
को मैथ में, तो वो ऑप्शन से बच्चे तो देख करके कर लेंगे, समझ जाएंगे कि कौन सा ऑप्शन सही है, लेकिन अगर ऑप्शन अगर नहीं दिया है तो उनको कठिनाई होती है, इसलिए ऑप्शन वाला 100% करेक्ट आंसर नहीं होता है। ठीक है, ऑप्शन सी देख लेते हैं, आसपास के विभिन्न वस्तुओं के भार का अनुमान लगाना। ठीक है, फिर उसके बाद और उत्तरों के सहपाठियों तथा शिक्षकों के साथ विचार विमर्श करना, और ये भी एकदम करेक्ट बात है। उत्तरों के पर सहपाठियों तथा शिक्षकों के साथ विचार विमर्श करना करेक्ट ऑप्शन है हमारा। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6, जिसमें लिखा है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या NCF 2005 का ये भी है के अनुसार गणित शिक्षा का आकार चौड़े और गोलीय होने के स्थान पर ज़्यादा ऊंचा और तकु आकार हो गया है। इसका अर्थ है, ऑप्शन ए है प्राथमिक विद्यालयों और उच्च विद्यालयों के शिक्षकों में परस्पर संवाद मतलब संप्रेषण नहीं है। ऑप्शन बी है गणित पाठ्यक्रम में विषयों का परिचय कठिनाई के श्रेणीबद्ध स्तरों के अनुसार किया गया है। ऑप्शन सी है गत वर्षों में बहुत से नए विषयों के समावेश से गणित पाठ्यक्रम के परिमाण में वृद्धि हुई है। ऑप्शन डी है पाठ्यचर्या के गतिमान होने के कारण कुछ आधारभूत विषयों को काट छाट की गई है, जिससे कि एक नए विषयों का समावेश किया जा सके जो कि उच्च गणित के माध्यम से अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण है। इसमें हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, जो पाठ्यचर्या के गतिमान होने के कारण कुछ आधारभूत विषयों की काट छाट की गई है, जिससे कि नए विषयों का समावेश किया जा सके जो कि उच्च गणित के अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, राइट ऑप्शन हमारा ऑप्शन डी है। चलते हैं क्वेश्चन 7 पे। क्वेश्चन 7 है हमारा गणित के अध्ययन में सामान्यतः अवध की धारणा मानचित्र कॉन्सेप्ट मैप का उपयोग किया जाता है। अवधारणा मानचित्र के बारे में दिए गए कथन में से कौन सा सही कथन है? इसमें मानचित्र के अवधारणाओं को कथन दिए गए हैं जो ABCD हैं। इसमें से ये देखना है कि ऑप्शन हमारा कौन कौन सा सही है। पहला ऑप्शन है हमारा, यह एक जटिल जाल तंत्र है जो कि एक अवधारणाओं की सभी उप अवधारणाओं के बीच के संबंध को चित्रित करता है। ऑप्शन मतलब कि पॉइंट बी है, एक अवधारणा की सभी उप अवधारणाओं के लिए यह एक रैखिक व्यवस्था है। सी पॉइंट है, पॉइंट सी, इसका उपयोग नैदानिक उपकरणों के रूप में छात्रों को अध्ययन में आने वाली कठिनाइयों को पहचानने के लिए किया जा सकता है। ऑप्शन डी है, यह गणित की प्रकृति के बारे में नई जानकारियाँ अंतर्दृष्टि प्राप्त करने के अध्यापक को सहायक होता है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें जो चारों पॉइंट दिए हैं, इन चारों पॉइंट में से हमारा करेक्ट है ए, सी और डी। और ये देखते हैं ये किस ऑप्शन में है, ऑप्शन डी में है, ए, सी और डी। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा डी करेक्ट ऑप्शन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8th क्वेश्चन। एक में हमारा देखिए इंग्लिश है और दूसरे में हमारा हिंदी में दिया गया है, तो दूसरे वाला देख लेते हैं। दूसरे में लिखा है, निम्न में से कौन सा युग्म का सही मिलान प्रदर्शित करता है? एक तरफ ऑप्शन ए में दिया है रचनात्मक आकलन, और बी दिया है शिक्षक केंद्रित कक्षा, सी दिया है छात्र केंद्रित कक्षा, डी दिया है सामूहिक आकलन। तो इसमें मिलान करना है, किसका किससे मिलान करना है पढ़ लेते हैं। कि फर्स्ट है, बच्चे तथ्यों को स्मरण करते हैं और वे लिखित परीक्षा के द्वारा आके जाते हैं। सेकंड पॉइंट है हमारा, बच्चे निजी, एकाकी और समूह दोनों तरह से काम करते हैं और इन क्रियाकलापों को करते हुए वे आके जाते हैं। तीसरा पॉइंट है, सामाजिक कौशलों और सहयोगी अधिगम प्रक्रियाओं का आंकने में सहायक होता है। और चौथा पॉइंट है हमारा, ज्ञात करता है कि एक समयावधि में बच्चे की विभिन्न विषयों और व्यक्तित्व के विषय अन्य आयामों में क्या समझ बनी है
क्या बदलाव आया है और क्या प्रगति हुई है। तो ये हमारा, अगर ये ऑप्शन मतलब कि ये आंसर आप तभी कर पाएंगे जब सभी के बारे में जानते होंगे कि रचनात्मक आकलन क्या होता है, शिक्षक केंद्रित कक्षा क्या होता है, छात्र केंद्रित कक्षा क्या होता है, सामूहिक आकलन क्या होता है। ठीक है, तो इसमें हम आपको बता दें कि रचनात्मक आकलन क्या होता है कि ये पॉइंट चौथे के साथ मिलान होगा। क्या होता है पहले ये देख लेते हैं। ज्ञात करता है कि एक समयावधि में बच्चे की विभिन्न विषयों और व्यक्तित्व के अन्य आयामों में क्या समझ बनी है, क्या बदलाव आया है और क्या प्रगति हुई है। ये किस में आता है, रचनात्मक आकलन में आता है। ठीक है, और बी पॉइंट हमारा शिक्षक केंद्रित कक्षा क्या होता है, ये वो होता है जिसमें बच्चे तथ्यों को स्मरण करते हैं। बच्चों को समझाया नहीं जाता है बल्कि बच्चों को रटवाया जाता है और लिखित परीक्षा द्वारा उनको आंका जाता है। ये किसका केंद्रित होता है, शिक्षक केंद्रित होता है। छात्र केंद्रित कक्षा क्या होता है, छात्र केंद्रित कक्षा में क्या होता है कि बच्चे निजी, एकाकी और समूहों दोनों तरीके से काम करते हैं और इन क्रियाकलापों को करते हुए वे आके जाते हैं। ये छात्र केंद्रित कक्षा होता है। और सामूहिक आकलन क्या होता है, सामूहिक आकलन में क्या होता है, जो समूह में बच्चे अधिगम करते हैं। जैसे पॉइंट तीसरा देख लीजिए, सामाजिक कौशलों और सहयोगी अधिगम प्रक्रियाओं को आंकने में सहायक होता है। ठीक है, मतलब कि ऑप्शन हमारा कौन सा सही है, ऑप्शन पहला, जो ए का फोर्थ है, बी का फर्स्ट है, सी का सेकंड है, डी का थर्ड है। ठीक है, चलते हैं अब 9th क्वेश्चन की ओर। 9th क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक कक्षा के छात्रों के आकलन की उपयुक्त विधि नहीं है। ठीक है, चलते हैं पहले ऑप्शन की ओर। पहला ऑप्शन है हमारा, एक परीक्षा जो कि तथ्यों और सूत्रों को स्मरण करने पर आधारित हो। ऑप्शन बी है, बच्चों के अधिगम के स्तरों के अनुसार एक व्यक्तिपरक परीक्षा। ऑप्शन सी है, आकलन के लिए ICT पर आधारित उपकरणों का प्रयोग। ऑप्शन डी है, अवधारणा मानचित्र कॉन्सेप्ट मैप का उपयोग। इसमें ये क्वेश्चन पूछ रहा था कि प्राथमिक कक्षा में बच्चों के आकलन के लिए उपयुक्त विधि नहीं है। जैसे कि मैंने क्वेश्चन मतलब कि बता भी चुका है कि अगर नेगेटिव क्वेश्चन रहेगा तो हम क्या ढूंढेंगे, नेगेटिव आंसर ढूंढेंगे। अगर पॉजिटिव क्वेश्चन रहेगा तो पॉजिटिव आंसर ढूंढेंगे। तो इसमें ऑप्शन ए हमारा करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि ए में क्या है कि ए में हमारा नेगेटिव शब्द आ रहा है। जैसे कि इसमें क्या लिखा है कि तथ्यों और सूत्रों को स्मरण करने पर आधारित होता है। बच्चों को पहली बात तो स्मरण नहीं कराना है, उनको समझाना है। और ऑप्शन बी क्या है कि इसमें बच्चों को व्यक्तिपरक परीक्षा, मतलब बच्चों के स्तरों के अनुसार, बच्चों के स्तर के अनुसार व्यक्तिपरक परीक्षा, अलग अलग मतलब अलग करके, समूह में परीक्षा न लेकर के अलग अलग परीक्षा लेकर के उसका क्या करते हैं, आकलन करते हैं। ये हमारा सही ऑप्शन मतलब कि सही आंसर है, मतलब कि पॉजिटिव पॉइंट है। लेकिन हमें नेगेटिव करना है, नेगेटिव हमारा ए है, ए हमारा आंसर सही है। और बाकी भी ऑप्शन देख लेते हैं कि ऑप्शन सी में क्या लिखा है कि इसमें आकलन के लिए ICT पर आधारित उपकरणों का प्रयोग। ICT एक मतलब कि एक ट्रेनर है। ICT 2009 जो होता है, इसमें सरकार के अनुसंधान के अनुसार उनमें बच्चों को कैसे पढ़ाना है और क्या क्या उपकरणों का प्रयोग करना है, सहायक समिति का कैसे प्रयोग करना है, ये सब ICT के माध्यम से शिक्षकों को बताया जाता है। तो ये भी हमारा पॉजिटिव पॉइंट है, अच्छा मतलब कि अच्छा है, सही है। और डी है, अवधारणा मानचित्र कॉन्सेप्ट मैपिंग का प्रयोग करना। कॉन्सेप्ट मैपिंग का प्रयोग करने से बच्चों में रचनात्मकता बढ़ी रहती है। ठीक है, तो हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। चलते हैं अब हमारे लास्ट क्वेश्चन की ओर। लास्ट क्वेश्चन है हमारा 10th। इसमें लिखा है कि एक प्राथमिक कक्षा का अध्यापक अपने छात्रों को स्थानीय मान पढ़ाने के लिए विविध मूर्त पदार्थों का उपयोग कर रहा है, जिसमें सम्मिलित हैं, क्या क्या सम्मिलित है देख लेते हैं। जिसमें सम्मिलित हैं, ए है हमारा डिंस ब्लॉक, बी है हमारा माचिस की तिल्लियाँ के बंडल, और सी है हमारा बनावटी प्रचलित नोट, डी है हमारा एक गिनतारा। तो इसमें पूछा है कि निम्न में से कौन सा मूर्त सामग्रियों का उपयुक्त वर्गीकरण निरूपित करता है। तो इसमें कुछ जो पॉइंट दिए हैं वो अमूर्त हैं और कुछ मूर्त हैं। तो इसमें हमें मूर्त वाला बताना है। मूर्त वाला हमें कौन कौन सा है, ऑप्शन बी, जिसमें ए और बी हमारा जो है वो समानुपाती सामग्री है, मतलब मूर्त सामग्रियां हैं। ए और बी देख लेते हैं। डिंस ब्लॉक जो हमारा मूर्त है, जिस मूर्त वाली बात होता क्या है, जिसे हम देख सकते हैं। अमूर्त वो होता है जिसे हम नहीं देख सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा जो डिंस ब्लॉक होता है उसे हम देख सकते हैं, माचिस की तिल्लियों को भी देख सकते हैं। लेकिन बनावटी प्रचलित नोट
ये क्या होता है कि इसको हम नहीं देख सकते हैं। और ऑप्शन डी जो है एक गिन तारा, इसको भी आप नहीं ले सकते हैं मूर्त पदार्थों में। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा और सॉरी ऑप्शन बी हमारा राइट ऑप्शन है। ठीक है, तो अब इसी पर हम मैं अलविदा लेता हूँ। और ऐसे ही रिवीजन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, और अगर समझ में आया हो, अगर अच्छा लगा हो वीडियो, तो लाइक भी कर दें। ठीक है, थैंक यू सो मच।